किराए और माल भाड़े में कोई इजाफा नहीं। 2020 तक सबको मिलेगा कंफर्म टिकट। 4 नई ट्रेनों का भी ऐलान। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर बरसी प्रभु की कृपा। हर ट्रेन में महिलाओं को 33% आरक्षण। बुजुर्गों के लिए रिजर्व होंगी 120 सीटें। बच्चों के लिए खाने के खास इंतजाम। 400 स्टेशनों पर उपलब्ध होगी फ्री वाईफाई सुविधा। मोबाइल ऐप पर मिलेंगे कंफर्म प्लेटफॉर्म टिकट। हेल्पलाइन नंबर 182 पर महिलाओं को 24 घंटे मदद। दिल्ली मुंबई के लिए प्रभु की खास योजना। दिल्ली में दौड़ेगी रिंग रेल। मेट्रो से जुड़ेगी मुंबई लोकल। ऊंचे किए जाएंगे प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री ने रेल बजट की तारीफ। बोले अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा दूरगामी असर। विपक्ष का आरोप, पटरी से उतरा रेलवे। जम्मू कश्मीर के बारामूला से जैश ए मोहम्मद का पाक आतंकी गिरफ्तार। पिछले साल तंगधर में आर्मी कैंप पर किया था हमला। सैटेलाइट फोन समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। जेल से रिहा हुए अभिनेता संजय दत्त मुंबई पहुंचकर सिद्धिविनायक मंदिर और मां नरगिस की कब्र पर लगाई हाजिरी। बोले, मैं नहीं आतंकी, मेरे लिए आज आजादी का दिन। प्रभु की रेल लोगों को कैसी लगी? रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने साल 2016-17 के लिए रेल बजट पेश किया। इस रेल बजट में यात्री किराए और माल भाड़े में कोई इजाफा नहीं किया गया। लोकसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सुविधाओं और सुधार पर खास जोर दिया। कई वादे किए जिन्हें अगले 4 साल में पूरा किए जाने की बात है। अब सवाल यह है कि इस बजट को किस तरीके से समझा जाए। इसे उम्मीदों का बजट समझा जाए, भविष्य का बजट माना जाए या लोक लुभावन बजट माना जाए। इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु के पिटारे से क्या अहम निकला। विपदाएं आती हैं आए, हम ना रुकेंगे, हम ना झुकेंगे। चलो मिलकर कुछ नया बनाएं। विपदाएं आती है आए, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इन्हीं पंक्तियों के साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में साल 2016-17 का रेल बजट पेश किया। सुविधा, सुधार और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल का वादा कर रेल मंत्री ने आम आदमी की उम्मीदों को पंख लगा दिए। रेल मंत्री के भाषण में भारतीय रेलवे को दुश्वारियों से निकालने का भरोसा, चुनौतियों से निपटने का जज्बा और भविष्य की जरूरतों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वर्क प्लान और सब कुछ दिखा। रेल मंत्री के तौर पर अपने दूसरे बजट में सुरेश प्रभु आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। बिना किराया बढ़ाए अतिरिक्त कमाई पर जोर दिया। साथ ही रेलवे के परिचालन खर्च को पहले से कम करने की उम्मीद भी जताई। इसमें ईंधन खर्च भी शामिल है, जिसे 8,720 करोड़ रुपए तक नीचे लाने का प्रस्ताव है। जिस तरह से पिछले 1 साल के दौरान रेल मंत्री का ट्विटर यात्रियों के बीच अपनी पैठ बना चुका है, रेल मंत्री अब इसकी स्पीड को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। रेल बजट में उनका जोर इस बात पर भी रहा। इसके लिए उन्होंने आरपीएफ में कार्यरत आलोक तिवारी का जिक्र भी किया। रेल बजट में 400 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई से लैस करना और इस साल के अंत तक 100 रेलवे स्टेशनों पर ये सुविधा देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा 400 स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आधुनिकीकरण करने का भी ऐलान हुआ। बजट में 4 नई ट्रेनों का भी ऐलान किया गया। इनमें AC3 कोच वाली हमसफर एक्सप्रेस, अनरिजर्व्ड कोच वाली अंत्योदय एक्सप्रेस, 130 किलोमीटर प्रति घंटा वाली तेजस और ओवरनाइट चलने वाली उदय एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा रेल मंत्री ने नए बायो टॉयलेट्स, पैसेंजर के टच में रहने वाले कर्मचारियों की ड्रेस बदलने की भी योजना रखी। साथ ही मुंबई में 2 सब अर्बन स्टेशन बनाए जाने, चर्च गेट और पनवेल के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना को भी बजट में शामिल किया। रेल मंत्री ने ट्रेनों में जरूरी दवाएं और दूध उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया। जाहिर है, अगर बजट में किए गए वादे पूरे हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रेलवे के अच्छे दिन आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। कम से कम सुनने में ये राहत देने वाला है कि माल भाड़ा नहीं बढ़ा,
यह भी सुनने में राहत देने वाला है कि यात्रियों के लिए उनकी जेब और नहीं ढीली की जा रही है, बल्कि उसी में आपको ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, ये इंश्योर किया जा रहा है। हालांकि यह भी सवालों में है कि क्या जो अच्छे एक्सपीरियंस आपको दिए जाएंगे उसके लिए क्या और अच्छी कीमत अलग से नहीं ली जाएगी, अभी ये साफ नहीं है। लेकिन चलिए, एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इन ऑल इसमें क्या वो है जो विंडो ड्रेसिंग के तौर पर समझा जाए, जिसको बाहर ही बाहर अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें शो केसिंग ज्यादा है, और वो क्या है जो असल में जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये रीऑर्गेनाइज करने, रीस्ट्रक्चर करने और रीजुविनेट करने की दिशा में रेलवे को एक प्रभावशाली बजट है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, असल में हमारे साथ पिछले 1 घंटे से वो जुड़े हुए हैं और उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ MM अग्रवाल साहब हैं, जो कि चीफ इंजीनियर रहे हैं नॉर्दर्न रेलवे के, और इसके अलावा इसलिए भी उनसे बातचीत करना अहम है क्योंकि उन्होंने रेलवे ट्रैक पर और 6 दूसरे तकनीकी मुद्दों पर किताब लिखी है। इसके अलावा हमारे साथ सुशील कुमार त्यागी साहब जुड़ रहे हैं, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन, रेलवे मेंस फेडरेशन के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो यह समझ लिया जाए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं अग्रवाल साहब जो कही गई हैं और हमको अगले 1 साल में, क्योंकि बजट साल दर साल पेश होता है, तो बजट में साल भर का ही विजन होना चाहिए। 2020 की आप बात करने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 2020 के लिए अभी 4 साल पड़े हैं। अगले साल तक रियलाइज होने वाले रियलिस्टिक एम आपको क्या नजर आते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है, परंतु ये बात जरूर मैं कहूंगा कि पहली बार ऐसा सोचा गया है कि रेलवे की बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेलवे की है कि लाइन कैपेसिटी कम है, टिकटें नहीं मिलती लोगों को। दिवाली के टाइम, छठ के टाइम कैपेसिटी 30-40% पर रह जाती है। तो पहली बार ये सोचा गया कि ऐसा नक्शा बनाया जाए कि फाइनली हरेक को टिकट मिल जाए, कैपेसिटी बढ़ाई जाए इतनी कि 2020 का उन्होंने किया, वो कह नहीं सकता कितना अच्छा है, ठीक ये रहता कि वो ये तो एंड रिजल्ट है, माइलस्टोन लगाते, नेक्स्ट डे तक इतना कर लेंगे, उसके बाद इतना कर लेंगे, वो नहीं बताया। परंतु उसका एक्शन प्लान जरूर शुरू किया उन्होंने। जैसे पेंडिंग प्रोजेक्ट थे, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली 300 पेंडिंग प्रोजेक्ट थे, बहुत 1,25,000 करोड़ चाहिए था उसके लिए। उसमें से उन्होंने वो प्रोजेक्ट छांटे, करीब 77 प्रोजेक्ट वो हैं जो कि लाइन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रुप्लेटिंग, गेज कन्वर्शन वगैरह, उनको ले लिया, उनको सैंक्शन किया। डबलिंग और ट्रिपलिंग की जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली से आगरा सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलनी थी, 2 साल पहले अनाउंस हो गई है वो, और अभी तक वो जमीन पर नहीं उतरी है, जिसमें लोग सोच रहे थे कि बहुत जल्दी कम से कम दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली उनको आने जाने को मिलेगा। तो ये आपने जो बात कही कि ये विजन अच्छा है, टिकटिंग की बात आपने कही, 2000 के आसपास टिकट पर मिनट अभी बनती है जो सिस्टम है उससे, और इसको 7200 के आसपास कर दिए जाने की बात है, और 2020 में कहा जा रहा है कि तब तक तो हम सबको कंफर्म टिकट दे देंगे। ये क्या असल में इसमें फील गुड ज्यादा है या कुछ किए जाने को लेकर जज्बा दिखाई देता है? सुशील साहब, आपसे ये भी हम समझ लें कि 90 के से नीचे रखा जाएगा जो रेशियो होगा, ऑपरेशन रेशियो, क्या ये 90.92 पॉइंट समथिंग दिखाया जाना ये ठीक आपको लग रहा है, और ये क्या दिखाया जाना है कि असलियत यही है? देखिए, जो स्थिति है रेलवे की, अगर जो कुछ इसमें प्लानिंग है, अगर उस पर ठीक से अमल किया जाए तो ऑपरेटिंग रेशियो को कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेलवे के हाथ में नहीं होंगे। अगर कल को सुबह के लिए फ्यूल के दाम एकदम बढ़ जाते हैं तो फिर उस स्थिति में ऑपरेटिंग रेशियो को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। अभी 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी आई है, मुझे उम्मीद है कि इसके लिए प्रावधान उसमें किया गया है और रेल बजट में, क्योंकि 32,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होना है। हालांकि उस पर भी अभी डिस्प्यूट है, लोग उससे संतुष्ट नहीं है, वो अलग सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जो प्लानिंग को ठीक ठाक से लागू किया गया तो ऑपरेटिंग रेशियो को काबू में रखा जा सकता है। सर, ये तो इस साल तो कम से कम अचीव हो जाना चाहिए था। 88.5 का आप ऑपरेटिंग रेशियो का टारगेट लेकर चले थे। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ऑपरेटिंग रेशियो असल में आसान शब्दों में समझ लिया जाए कि 100 रुपए कमाने के लिए जितनी पूंजी आपको लगानी पड़ती है वो है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। मतलब तय यह किया गया था कि 88 रुपए 50 पैसे लगाकर 100 रुपए कमा लिए जाएंगे, लेकिन असल में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 92 रुपए कुछ पैसे लगाकर 100 रुपए कमाए जा रहे हैं। और इसमें भी कहा यह जा रहा है कि बहुत सारा रिजर्व फंड जो रखना पड़ता है रेलवे को, उसको कम किया गया है, लिहाजा ये रेशियो फिर भी यहां 92.5 में पहुंचा हुआ है। मतलब असलियत इसके
उलट कुछ हो सकती है। अब जब ये आप बात कर रहे हैं सर कि ये असल में तनख्वाह और पेंशन का भी बोझ पड़ेगा क्योंकि 7th पे कमीशन लागू होना है, तो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट तो है सर उधर से जो मिलने वाला है, भले ही वो 40,000 करोड़ नहीं है लेकिन 32,000 करोड़ तो दूसरी तरफ से आपको मिल ही रहा है। फिर इसके अलावा क्या आपकी ये चिंता में शुमार होना चाहिए? नहीं, देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ चिंता में शुमार तो इसलिए होना चाहिए कि बहुत सारे फैक्टर्स, मैंने पहले भी ऐसा आपसे बताया, बहुत सारे फैक्टर ऐसे होंगे जो रेल के अपने क्षमता से बाहर के होंगे, तो इसलिए उस पर उनकी चिंता करने की तो आवश्यकता रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जो कई सारी चीज़ों पर जो योजनाएं हैं या जो कुछ इसमें प्लानिंग है उस पर अगर ठीक से अमल हो पाया तो चीज़ों को काबू में रखा जा सकेगा। पिछले साल की जो आप बात कर रहे हैं उसमें दो समस्याएं सामने आई। एक तो हमारा पैसेंजर रेवेन्यू अर्निंग कम हुआ, एक हमारा फ्रेट अर्निंग भी कम हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और इसके कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारा माल की हमें राइजिंग नहीं मिल पाई ढुलाई करने के लिए। पैसेंजर ट्रैफिक में भी थोड़ी गिरावट रही नंबर ऑफ पैसेंजर्स में, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन फिर है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ेंगे। बजट में भी कहा गया है कि जो हमारा फ्रेट बास्केट है उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कुछ नई नई पॉलिसी बना करके, कुछ और नए नए टर्मिनल्स खोल करके, कुछ डायरेक्टली इस पर और जो हमारा जो ये कंटेनर सर्विसेज हैं उनको और हम इम्प्रूव करके उसमें और हम परमिट करके। इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बातें हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट ये कहा गया और खासतौर से नरेंद्र मोदी ने उसकी तारीफ की प्रधानमंत्री ने, और ये कहा कि 2.5% ज्यादा इन्वेस्टमेंट रेलवे ने अट्रैक्ट किया है यूपीए के दौर में जो इन्वेस्टमेंट आता था उसके मुकाबले। देखिए जहां तक मैं समझता हूं, आइए ये सुन लें कि रेल मंत्री ने क्या कहा है, फिर आपसे बात करते हैं। Investment. We have ramped up capital expenditure to remove the huge backlog of the past as well as to provide for the current and future needs of the organization. We have overhauled age-old practices, bottlenecks and delegated powers effectively to the functional levels. As a result, the rate of capital expenditure has increased substantially in the later quarters of this year and should now grow exponentially. We will continue to employ this new approach toward capital expenditure. We have managed to break away from the average capital expenditure. Used to be 48,100 crores over the period 2009 to 2014 and an average growth of only 8% per annum to achieve a quantum jump. 2.5 मतलब 2.5 गुना ज्यादा है ये इन्वेस्टमेंट पहले के मुकाबले, असल में ये समराइज किया गया है। लेकिन सर ये इन्वेस्टमेंट को लेके भी अग्रवाल साहब, दिनेश त्रिवेदी जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये कहा कि आप जो अब 8.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये असल में मैंने जो बात कही थी उससे इंस्पायर्ड है। बहरहाल क्या ये इन्वेस्टमेंट को लेकर ये हकीकत है? और दूसरे, अगर मान लीजिए दिनेश त्रिवेदी ने तब ये देखा तो जाहिर है रेलवे मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्शन देखा था, तो इसमें बुरा क्या है कि उस प्रोजेक्शन को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है? मैं पहले तो आपको जो ऑपरेटिंग रेशियो की बात बताता हूं कि जब काम चल रहे हो, एक्सपेंडिचर हो रहा हो, उस टाइम ये एक्सपेक्ट करना कि ऑपरेटिंग रेशियो कम हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ गया, 92 हो गया, ये इंडिकेट नहीं करता कि रेलवे की इनएफिशिएंसी बढ़ गई। ये इंडिकेट ये इसलिए हुआ है खास तौर से कि रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो प्रोजेक्ट का रिजल्ट जो है, बेनिफिट जो है वो थोड़े टाइम बाद में आएंगे। ठीक है। जहां तक ये फंड्स का सवाल है, फंड्स वास्तव में बहुत चैलेंजिंग मामला है। उनके पास 3-4 जितने पॉसिबल साधन है, जैसे मैंने बताया कि जॉइंट वेंचर विद स्टेट गवर्नमेंट्स, पीपीपी मॉडल, बोरोइंग फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट, इस टाइप के फंड से ही काम चल सकता है। ये सुशील साहब, ये फंड को लेकर जो टारगेट्स बनाए जा रहे हैं और उसके रियलाइजेशन को लेकर जो बातें हो रही हैं, आपको रियलिस्टिक लगती हैं क्या? मसलन ये कहा जा रहा है कि 20 से 30% अब हम जो पैसे अपने लिए जुटाएंगे वो जुटाएंगे नॉन टेरिफ तरीके से, मतलब उसमें एक तो एडवर्टाइजमेंट पे जो आपको रेवेन्यू मिलती है वो शामिल रहेगी, ट्रैक के आसपास की जो जमीन है उसको आप पोल्ट्री के लिए देंगे या उसमें आप पेड़ उगाने देंगे और इस तरीके से आप पैसे इकट्ठे करेंगे। ये जो तरीके हैं क्या वो कार आमद हैं? और दूसरे, क्या जो टारगेट है वो रियलिस्टिक है? देखिए, जो सोचा गया है वो अगर वो सही ढंग से लागू हो जाए तो उससे काफी फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उसको
ज़मीनी हकीकत पर लाना या धरातल पर उतारना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो बड़े बड़े स्टेशन हैं उन पर जैसे पीपीपी मॉडल पर उनको डेवलप करने की बात चल रही है, अगर उससे कुछ आमदनी बढ़ाने की बात होती है तो हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रेलवे लैंड है उसके आसपास कुछ डेवलप करने की जो बात है वो उतना आसानी से हो जाए ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि उस पर बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। कई जगह पर तो इंक्रोचमेंट हुए हैं। आप दिल्ली की जगह बात करें तो आप अगर रेलवे ट्रैक के बियॉन्ड के आसपास कहीं ट्रैवल करके देखें तो बहुत सारे रेलवे ट्रैक पर जो है इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है, उसको खाली कराना आसान नहीं है। फिर बड़े बड़े लैंड माफिया हैं जो उनको जो है जिनकी निगाह रहती है इनके ऊपर, तो लेकिन अगर उसको कानून और व्यवस्था को इंतजाम करते हुए उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन किया जाए उस लैंड का तो काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये रियलिस्टिक फिगर नहीं लगती मेरे को। इसमें ऑप्टिमिज्म ज्यादा है, इसमें इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि सब कुछ ठीक होगा, इसलिए हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन ये जो सब कुछ ठीक होगा जाहिर है बहुत सारे राइडर्स के साथ आता है। सर, अब ये जो इन्वेस्टमेंट की बात है अग्रवाल साहब, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ये भी कहते हैं कि देखिए अगर हम पैसे लगाएंगे तो हम मुनाफा चाहेंगे। आपका जो अकाउंटिंग का तरीका है उसको आप यूनिट बेस्ड बनाइए, उसको जीरो के ऊपर बेस कीजिए। ये अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करने में रेलवे अभी तक इसके लिए तैयार क्यों नहीं हुआ है? पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो आप बोल रहे हैं कि रियलिस्टिक है कि नहीं है, वास्तव में एक साल के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है, पर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 2017 में ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर जो दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बने हैं वो पूरे हो जाएंगे 2017 के एंड तक, 2018 चालू हो जाएंगे। उस टाइम बहुत सारी लाइन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, सारा का सारा गुड्स ट्रैफिक इन बिजी रूट्स पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चला जाएगा। उधर फ्रेट का पैसे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बढ़ने से उनमें आमदनी होगी, इधर पैसेंजर में आमदनी होगी। जहां तक सवाल है कि और जगह से इन्वेस्टमेंट का फायदा क्यों नहीं हो सकता, अकाउंटिंग सिस्टम आप वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे आप ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना प्रॉफिट और लॉस दिखा सकें? बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली आप देखें बजट को ध्यान से तो ये हो रहा है। उन्होंने ऑलरेडी बता दे, गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि हम अकाउंटिंग सिस्टम चेंज करेंगे और जो एक्चुअली जिस तरह से बिजनेस हाउसेज या कॉर्पोरेट हाउसेज रन करते हैं उन्हें कॉमर्शियल बेसिस उसको बनाएंगे। चलिए, नए रेल बजट में सर आपके पास आ रहा हूं मैं। नए रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऐलान किया है कि अब कुलियों को कुली नहीं कहा जाएगा, उन्हें सहायक कहा जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारी संवाददाता मोनिका सिंह ने कुलियों से बातचीत कर इस कदम के बारे में उनका रिएक्शन जाना। सुरेश प्रभु ने अपना रेल बजट सामने रख दिया है। कहें तो कई सारे ऐलान उन्होंने किए हैं। खास तौर से अगर रेलवे कर्मचारियों की बात की जाए तो उनके लिए ऐलान है, कुलियों का नाम बदलकर अब सहायक रख दिया गया है। लेकिन इस ऐलान के बाद आखिरकार कुली कितने संतुष्ट हैं, ये तमाम जितने लोग हैं इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, नाम बदल दिया गया है, नई यूनिफॉर्म आ जाएंगी, काफी है? नहीं मैडम, इन चीजों से व्यक्तिगत रूप से कुली के लिए क्या फायदा है? आप सोचिए, जैसे हमारा सहायक नाम रखा गया या कुली नाम रखा गया, इससे बदलने से हमें मनोवैज्ञानिक रूप से तो कोई फायदा नजर आ नहीं रहा है। हमारी जो मांग रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से थी, 8 मांगे हमने उनके समक्ष रखी थी, उनमें से एक भी मांग की तरफ फोकस नहीं किया गया है। जैसे कि हमारी मांगों में सर्वप्रथम थी कि हमें स्टेशन पर ही डी ग्रुप का नियुक्ति दी जाए और हमें यहीं पे इसी कार्य में नियुक्त किया जाए। जैसा कि उन्होंने ये कुछ नहीं किया। इसमें हमें 12 महीने के पास की हमने जो डिमांड रखी थी उसमें भी कोई बात नहीं की गई है। हमारी महंगाई के हिसाब से जो हमारे रेट से बढ़नी चाहिए वो रेट से भी नहीं बढ़ रही है। हमें दुर्घटना बीमा भी नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग ये भी थी कि अब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम 40 केजी वजन को हम नहीं उठा सकते हैं, तो हमें ये उम्मीद थी कि इसको घटाकर 30 केजी किया जाए और समय समय पर जिस तरीके से 6 महीने में महंगाई बढ़ती है उसी तरीके से हमारी रेट से हर 6 महीने में बढ़ाई जाएं। क्या आपको क्या लगता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं जो देनी चाहिए, क्या वो आपको मिल पा रही है? नहीं साहब, सर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बिल्कुल किया ही नहीं, किसी ने मिलेगा कहाँ से? हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है। तो इस महंगाई के जमाने में कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो आप मांगे कह रहे हैं नहीं पूरी हो पा रही हैं। महंगाई के जमाने में कितनी दिक्कत हो जाती है? हमें बहुत दिक्कत पड़ रही है, बिल्कुल। बच्चे 2 बच्चे या 4 बच्चे इस टाइम महंगाई के मामले में हमें उनको खर्च पड़ा नहीं सकते, बिल्कुल कतई। अब हम बुढ़े हो गए, 50 साल यहाँ काम करे, 29 साल हो गए काम करते हैं, 50 साल से ऊपर कूद गए हम। हमारे लिए वजन धरते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, ना कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए सुविधा, कुछ सुविधा नहीं हमारे लिए, ना कोई पास है बच्चे इनके घुमाने के लिए,
ना कोई हमारी कोई दुर्घटना बीमा हो तो वो नहीं है। खाली 2 महीने का पास दिया था रामविलास पासवान ने, उनको भी नहीं बढ़ाया है। और स्टेशन पर 4 बाकी तमाम ये जितनी जो परेशानियां हैं ये समक्ष रखी गई थी, उन्होंने अपनी बातें जरूर रखी थी, लेकिन शायद इन बातों को कहीं ना कहीं कहें तो नजरअंदाज जरूर किया गया है, जिससे यहाँ पर जितने तमाम कुली हैं वो ज्यादा संतुष्ट नहीं है इस रेल बजट से। उम्मीदें काफी थी कि इस बार रेल बजट में उनके लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ, जिसके बाद उनके लिए ये रेल बजट शून्य है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज देयर इन अ नेम, लेकिन देखिए संबोधन कितना अहम है इससे समझ में आता है। आप किसी को ए कुली कहकर पुकारें या सहायक कहकर पुकारें, इन दोनों में फर्क है। और यही फर्क तब समझ में आता है जब हम किसी को विकलांग या फिर दिव्यांग कहकर पुकारते हैं। ये एक ऐसी पहलकदमी है जिसको बहुत सारे लोग केवल लफ्जाजी का नाम दे देंगे, लेकिन उनसे पूछिए जिनको इन संबोधनों में अंतर समझ में आता है। बहुत सारी शिकायतें अब भी हैं कुलियों की या अब नए टर्म्स में इन सहायकों की, लेकिन कम से कम संबोधन के स्तर पर ही चीजें उनके लिए बदली। क्या ये स्वागत के योग्य है सुशील साहब? जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल स्वागत के योग्य है। और मैं एक बात और इसी बहस पर बात करते हुए बताना चाहता हूँ कि कुलियों को रेलवे में एब्जॉर्ब करने की बात हुई पिछले जब समय में, लालू जी ने खास तौर पर इसमें पहल की थी, तो उनको हम लोगों ने ट्रैकमैन बतौर ट्रैकमैन एब्जॉर्ब करने का प्रयास किया। काफ़ी सारे कुली उस समय बहुत खुशी खुशी आ गए, लेकिन हम लोग जब उनसे मिलते थे उनमें बहुत सारे ट्रैकमैन हमसे जो कुली से ट्रैकमैन बने थे, वो ये कहते दिखाई पड़ते थे कि हमें वापस वहीं जाने दिया जाए, हमें आप कम से कम मेहरबानी करके वापस चले जाने दें। वजह ये बताते थे कि जो यहाँ काम है ट्रैकमैन का, ये जो कुली का काम था उससे ज़्यादा खराब है और हमारी इनकम जो है उससे काफ़ी घट गई है। तो ये स्थिति है कुलियों की। और अभी जो नाम बदला है इससे उनके समाज में प्रतिष्ठा थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि कुली नाम लेने से आदमी कभी समाज में बता नहीं सकता कि मैं कुली का काम कर रहा हूँ। जब वो कहेगा मैं यात्री सहायक हूँ तो कोई नहीं समझ पाएगा ये कुली है। काफ़ी दिन के बाद लोगों को समझ में आएगा ये कुली था। तो ये मैं समझता हूँ ये काफ़ी अच्छा कदम है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जहाँ तक सवाल इनको और सर, इसमें काम और किया जाना चाहिए क्या? अब इसके लिए एग्जिस्टिंग क्या नॉर्म्स है वो शायद आप बता पाएंगे। अग्रवाल साहब, अगर आप इसमें रोशनी डालें कि इन सहायकों के संदर्भ में एक बात और सुनिश्चित हो जानी चाहिए, बहुत सारा समय भी और रिसोर्सेस भी इसमें जाते हैं कि आप जब उतरते हैं और किसी सहायक को तलाशते हैं उसके साथ फिर मोलभाव शुरू होता है। क्या इसको लेकर कोई यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जा सकता है? कोई हैंड हेल्ड वेइंग मशीन हो जो ये बताए कि इसमें वेट कितना है और इस हिसाब से टैरिफ क्या होना चाहिए जो उसको मिलेगा? सिस्टम कुछ तो बना हुआ है कि भाई 3 पैकेजेस हो तो उसका 150 रुपया होगा या सिस्टम। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर मेरे छोटे 3 पैकेट्स हैं, सप्लाई डिमांड की बात होती है। जब 1 कुली है या 2 कुली है और डिमांड ज्यादा है तो उस टाइम कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसको चेक किया जा सके। वैसे ये जरूर है कि आपने से पहले कहा कि सहायक बहुत वेलकम स्टेप है और 1-2 चीजें उनके लिए आसानी से हो सकती है। नौकरी लगाना बहुत मुश्किल है, ट्रैकमैन नौकरी नहीं कर पाएंगे वो। मैं खुद इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता हूँ और देखता हूँ उनकी ड्यूटी वो इतनी हार्ड है। इसमें क्या होता है, मोस्टली कुली जो कुली काम करते हैं उसका और साइड वर्क भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु उनको कुछ फैसिलिटी दी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फैसिलिटीज है, आप फिक्स कर दीजिए 10 साल की सर्विस के बाद में उनको मेडिकल चेकअप होगा या मेडिकल में एटलीस्ट ओपीडी टाइप का हेल्प मिल जाएगी, इस टाइप की चीज की जा सकती है। सर, लेकिन ये प्रैक्टिकल है? आप खुद ही कह रहे हैं कि 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद ये तनख्वाहों का और पेंशन का इतना बोझ बढ़ जाने वाला है। अभी भी 70-80% तो वहीं चला जाता है। तो क्या ये मांग को अभी केटर कर पाना कम से कम निकट भविष्य में क्या ये मुमकिन लगता है आपको? नहीं, पॉसिबल नहीं है, उनको नौकरी का बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन पेंशन सिस्टम बंद हो गया है रेलवे में, सब डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट से 2004 से ना 2004 से अब पेंशन सिस्टम बंद हो गया है। वो सिस्टम हो गया जो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है, भाई आप 1 महीने तनख्वाह वो दो और कुछ आपको प्रोविडेंट फंड वगैरह बना देंगे, परंतु अपॉइंटमेंट ईजी नहीं है। फिर क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ रेलवे में जाएंगे वह बड़े हार्ड ड्यूटीज है, स्पेशलाइज ट्रेन ड्यूटीज है और ड्यूटीज दिन पर दिन और मुश्किल हो जाएंगी। तो रेलवे सर, ये मेरे लिए जानकारी है क्योंकि आज ही मैं इस संदर्भ में कुछ पढ़ भी रहा था और उसमें एक सजेशन ये भी था कि क्यों नहीं वो लोग जो रेलवे से, क्योंकि वो स्किलफुल लोग हैं, लेकिन अगर वो रिटायर होते हैं और उनके मद में पेंशन का एक खर्चा है ही, तो उनको क्यों नहीं री एम्प्लॉय किया जाए, जो मेट्रो कॉर्पोरेशन का लगातार विस्तार हो रहा है अलग अलग शहरों में। तो क्या ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो असल में इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं थी?
ये फैक्ट है कि विकास हो रहा है, परंतु जो उनकी अग्रवाल साहब, रिक्वायरमेंट, मैं एक बीच में आपको एक बात कहूंगा कि पेंशन सिस्टम जो है वो जो गारंटेड पेंशन और फैमिली पेंशन सिस्टम है वो 31 दिसंबर 2003 तक जो लोग सिस्टम में आ गए उनके लिए है। लेकिन उसके बाद एक एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई जो 1 जनवरी 2004 के बाद जो लोग सिस्टम में आए हैं उनके ऊपर लागू होती है। उसमें यह है कि वो 10% ऑफ बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस हर महीने उनकी तनख्वाह से रिकवर किया जाएगा। उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी उसमें ऐड करेगा और वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा और उसको जो है वो बाद में पेंशन के बतौर, एक ग्रेजुएटी के बतौर उसमें से उसको पेमेंट किया जाएगा। तो ये बात है। तो पेंशन बिल्कुल बंद हो गई ऐसा नहीं है, लेकिन पेंशन गारंटेड नहीं रही है, ये चिंता का विषय है। इस पर हम लोग अलग से बात कर रहे हैं। पेंशन बंद नहीं हुई है, लेकिन अब इसकी गारंटी नहीं रही है और इसको लेकर अब क्या सोचा जा रहा है, कई सुझाव और विकल्प भी सामने हैं। लेकिन अब आइए चलेंगे थोड़ा यात्रियों की तरफ भी। नई ट्रेनों का ऐलान किया गया है, नई ट्रेनें, नए किस्म की ट्रेनें चलेंगी। मसलन अंत्योदय ट्रेन चलेगी, उसके बाद उदय ट्रेन चलेगी, एक तेजस ट्रेन चलाने के बारे में भी कहा जा रहा है, दीनदयाल बोगियां जोड़ी जाएंगी अलग अलग ट्रेनों में। लेकिन क्या इससे वाकई जमीनी सच्चाई बदलने वाली है जो रेलवे की और रेलवे के संदर्भ में यात्रियों के एक्सपीरियंसेस की है? और दूसरे, ये कब तक में अमल में आएगा, किन किन रूट्स पर ये ट्रेनें चलेंगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, चर्चा जारी है। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले ते शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मसाले सच सच प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, the real spice of India। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, the real spice of India। क्या आपके बाल सफेद हो रहे हैं? क्या सफेद बालों की वजह से आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिख रहे हैं? अब कीजिए अपने सफेद बालों को काला बिना किसी हेयर डाई और मेहंदी के। तो यहाँ है सॉल्यूशन। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू के इस्तेमाल से आप पा सकते हैं नेचुरली काले बाल। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में बालों का सफेद होना एक बहुत ही आम बात। अब वो जमाने गए कि आप किसी के भी बालों को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते, क्योंकि अब तो किसी भी उम्र में बाल सफेद हो सकते हैं। कई लोग शीशे में देखकर जब अपने बालों में हाथ फेरते हैं और उनको एक भी बाल सफेद नजर आता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके सर पे एक भी बाल सफेद हो। उसका एकमात्र सॉल्यूशन है उन्हें कलर करना। और कलर करने के लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप डाई कर सकते हैं या फिर मेहंदी कलर कर सकते हैं। लेकिन डाई, एज वी ऑल नो, डाई में बहुत सारी केमिकल की क्वांटिटी होती है, जिससे बालों पर ढेर सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, बाल और भी ज्यादा व्हाइट होने लग जाते हैं। तो आपको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा देने के लिए हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू। हर्बल प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। ये हम आपको दे रहे हैं आज सिर्फ 1690 रुपए में। इसे ऑर्डर करने के लिए आपको हमें कॉल करना होगा। हमारे नंबर स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और जब ये प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाए तब आप पैसे दीजिए। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू में आपको मिलते हैं पूरे 20 पाउचेज और हर महीने आपको लगाने हैं सिर्फ 2 पाउचेज, क्योंकि इसका एक पाउच आपके सफेद बालों को 15 से 20 दिन के लिए नेचुरली काला कर देता है। इसकी कीमत है सिर्फ 1690 रुपए, यानी इतनी कम कीमत में आप अपने सफेद बालों को पूरे 1 साल के लिए नेचुरली काला रख सकते हैं। इससे सस्ता और सेफ कोई और पार्लर या सैलून ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। मैंने ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू का एक पाउच लगाया और मेरे सारे बाल 10 मिनट के अंदर काले हो गए। इसे लगाने के बाद मेरे बाल भी झड़ने रुक गए। ये ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू 10 मिनट में मेरे बालों को नेचुरली काला कर देता है।
ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू के इस्तेमाल से अब आप कर सकते हैं अपने सफेद बालों को काला। इसे बस शैम्पू की तरह इस्तेमाल कीजिए और 10 मिनट में पाइए नेचुरली शाइनिंग ब्लैक हेयर। ग्लो हेयर ब्लैक शैम्पू यूज कीजिए और अपने सफेद बालों को नेचुरल काला रंग दीजिए। ये हम आपको दे रहे हैं आज सिर्फ 1690 रुपए